गुड मॉर्निंग। आज खिले हुए लग रहे हो, संडे एंजॉय किया? थोड़ा तो आराम से उठे होगे, सबसे मेन तो यही है। अभी तो कोई स्ट्रेस भी नहीं है। तो जीएसटी स्टार्ट करें अपन, इधर उधर की बातें बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा कोर्स कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट अपन क्या कर रहे थे? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस किया था। हमने सिर्फ ये समझा था कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी, पीएनएल कैसे बनेगा और जीएसटी का अकाउंट क्लोज होता है नहीं होता है, क्या इफेक्ट रहता है बैंक गवर्नमेंट को, कैसे पेमेंट होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। अच्छा, व्हाट इज आउटपुट टैक्स? जो मान लो मिस्टर एक्स, यानी मान लो मैं अगर किसी से कलेक्ट करूंगी, कलेक्ट क्यों करूंगी? क्योंकि मैं सर्विस या गुड्स बेचूंगी, तो मैंने कलेक्ट किया, उस पर क्या लगेगा? आउटपुट टैक्स। लेस इनपुट टैक्स क्या होता है? मैंने कहीं से परचेज किया तो मैंने उसको क्या पे करके आई होंगी? जीएसटी। तो वो क्या हो गया मेरा? इनपुट टैक्स। तो आउटपुट लेस इनपुट नेट गवर्नमेंट को पे होता है। समझ में आया? अच्छा, जो मेरा इनपुट टैक्स है क्या वो किसी और का आउटपुट टैक्स नहीं है? वो किसी और का आउटपुट टैक्स है। समझ में आया? अब करते हैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी फीचर्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। यही अगर मैं बात करती बेनिफिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, या डीमेरिट्स तो नेगेटिव ही होंगे, पर फीचर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, राइट? क्या लगता है क्या हो सकते हैं फीचर्स? ऐसे ही अपन जनरल वे में बात करें तो सप्लायर पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है या कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है? बर्डन किस पे शिफ्ट होता है? एंड कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है। क्या ये एक तरीके का फीचर है या नहीं है? फीचर है। अच्छा, प्रोग्रेसिव है या रेग्रेसिव है? आईडीटी की बात करें तो रेग्रेसिव है। ये एक फीचर है या नहीं? ये भी फीचर है। इंस्टीट्यूट ने कितने फीचर्स लिखे हैं देखना, देयर आर 8 फीचर्स, राइट? अब अपन को एग्जाम में यही 8 फीचर्स लर्न करने हैं। अच्छा, यहाँ पे बात आती है इंस्टीट्यूट को अपनी लैंग्वेज चाहिए। कैसे अपनी लैंग्वेज? ये जो हेडिंग्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, पॉइंटर्स तो याद होने चाहिए। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट समझना, बोलता है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब क्या लगता है इसका? गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा है, इसका मतलब यही हो गया इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एग्जाम में ये लाइन आनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अंदर का मैटर तो आप खुद लिख लोगे, पर पॉइंटर्स तो यही आने चाहिए, विच मीन्स 8 जो पॉइंट्स है वो आपको लर्न करने होंगे। इंस्टीट्यूट ये नहीं बोलेगी राइट ऑल द फीचर्स, राइट एनी 5 फीचर्स। तो यू आर हैविंग वास्ट वेराइटी कि भाई 8 में से 5 ही याद रखने, कोई भी 5 आपकी मर्जी, पर याद तो रखने पड़ेंगे 5। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट इन इंडिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस contribute more than 50% of total revenue of central and state government। मतलब क्या? एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, इससे रेवेन्यू बेस बनता है गवर्नमेंट का। भाई पैसा कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास? या तो टैक्सेस से, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट में अपन चोरी कर लेते हैं, इनडायरेक्ट में पैसा देना पड़ेगा। बहुत लॉजिकल बात है। अच्छा, चोरी को अपन क्या बोलते हैं? टैक्स प्लानिंग। सो दिस डिफरेंस, बट दिस डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। थोड़ा बाहर जाके बात करते हैं। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में डिफरेंस है। अच्छा, क्या लगता है क्या होगा? अच्छा, टैक्स इवेजन ऐसा समझो, सॉइल इरोजन समझा है क्या होता है? जब अपन छोटे थे तब सॉइल इरोजन यानी सॉइल हट जाती है। टैक्स इवेजन कैसे होता है? टैक्स की चोरी। और टैक्स प्लानिंग यानी टैक्स को प्लान्ड वे में बचाना। प्लान्ड वे में कैसे बचाना? जैसे डिडक्शंस लेते हैं, आप आगे पढ़ोगे, डिडक्शंस लेते हैं तो वो तो भाई टैक्स प्लानिंग जो लॉ में लिखी हुई है उस तरीके से अपन प्लानिंग करते हैं।
टैक्स इवेजन यानी इलीगल वे में चोरी करना। अब समझ में आया? इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। कैसे रेवेन्यू है? 50% से ज्यादा रेवेन्यू आईडीटी से आता है। अब वो कैसे आएगा आप समझाओगे मेरे को? क्योंकि हर क्लास ऑफ पीपल को पे करना है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा। पर अगर यही पुअर होगा, क्या वो इनकम टैक्स पे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इनकम ही इतनी है, टैक्स कैसे पे करेगा? समझ में आया? सेकेंड पॉइंट, कंजम्पशन टैक्स दैट इज लेवीड अपॉन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस एक तरीके का कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स यानी जो एंड में कंज्यूम करेगा उसको पे करना होगा। एंड में कंज्यूम कौन? आप लोग मेरी गुड्स सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, एंड में कौन कंज्यूमर हुआ है? आप। तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। मतलब क्या? समझना, मैंने आपको सर्विसेज दी, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है या आप पे लाइबिलिटी है? आप लोगों पे लाइबिलिटी है। आप लोगों पे क्यों है? क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड है। अगर ओरिजिन बेस्ड होता तो मतलब मेरे पे लाइबिलिटी होती। ओरिजिन यानी जहां से स्टार्ट हुआ। समझ में आया? सो इट इज अ टाइप ऑफ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कोई डाउट अभी तक? नहीं? थर्ड पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स यानी एंड कंज्यूमर पे टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। कैसे? वो अपन ने एक एग्जाम्पल किया था शायद, होलसेलर रिटेलर से परचेज करता है, रिटेलर एंड कंज्यूमर को बेचता है, तो बर्डन किस पे शिफ्ट होगा? कंज्यूमर पे शिफ्ट होगा। जैसे कि मान लो मारुति लिमिटेड, आप शोरूम गए मारुति के, मैन्युफैक्चरर है, उसने शोरूम वाले को बेचा, शोरूम वाले ने आपको बेचा। जीएसटी का पैसा किस पे लाइबिलिटी? आप पे आएगी या शोरूम वाले पे या मारुति के मैन्युफैक्चरर पे? आप लोगों पे आएगी। सो एंड कंज्यूमर कौन हुआ? आप। अच्छा, यही आपका एक और बिजनेस होता है, आगे एक और ट्रांजैक्शन चेन एक्सटेंड करते हैं कि आप और आगे किसी को बेचते हैं। मतलब आपने खरीदा, आपने इनको बेचा, तो इन पे बर्डन आएगा, आप पे नहीं आएगा। अब समझ में आया? नेक्स्ट, कोई डाउट नहीं अभी तक? कौन कौन से 3 पॉइंट है? रेवेन्यू का बहुत मेजर सोर्स है, और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, और बर्डन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पंच यानी क्या? करेक्ट। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि आपको इनकम टैक्स पे करना है, खुद की पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अच्छा, जब इनकम टैक्स पे करते हो, जब दुखती नस पे हाथ रखते हो, दिल में एक दर्द होता है कि अरे यार शिट, टैक्स इतना आ गया, बचाए कैसे ये बताओ। यही होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप लोगों ने मान लो कोई टी शर्ट परचेज किया, उस पर जीएसटी लगा, अपन देखते ही नहीं कितना जीएसटी लगा इन जनरल वे में। अच्छा, क्या रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हो? रेस्टोरेंट में जाते हो खाना वाना खाने? अभी तो इतने सारे खुल गए हैं, फोमो खुल रहा है नया, पता है कुछ? संन्यास अभी से ही ले लिया। एक वो ल्यूसो करके खुला है, कुछ नहीं पता? मतलब मैं ज्यादा घूमती हूँ। अच्छा, अपन इधर आ जाते वापस। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पंच यानी मान लो आप रेस्टोरेंट में गए, खाना वाना खा के आए, किसी को पता है जीएसटी कितना है उस पर? 7.5। और रेस्टोरेंट पे जीएसटी 5% है। 2.5 सी, 2.5 एस जीएसटी, वो बाद में समझेंगे क्या सी एस वो सब, पर 5% है जीएसटी। नहीं पता ना अपन लोगों को। परसेप्शन आया डायरेक्ट पंच का, मुक्का पड़ा एक? नहीं पड़ा। अच्छा, 5% में क्या बड़ी बात है? 2.5% समझ आ रहा है? पर यही अगर इनकम टैक्स पे करते हैं अपन 5%, 10%, 15%, तो दिल में चोट लगती है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत बड़ा ये फीचर है कि एक डायरेक्ट पंच मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी इन नेचर। इन्फ्लेशनरी यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई, क्या बढ़ना? प्राइसेस बढ़ना। तो इन्फ्लेशन यानी बढ़ना, सॉरी प्राइसेस बढ़ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। मतलब क्या? जैसे मैंने आपको 10,000 में माल बेचा, उस पर जीएसटी 5% लग रहा है,
प्राइस मान लो 10,500 हो गई, उस पे फिर अगर आप आगे और बेचते हो तो उस पर 5% जीएसटी और लगाओगे। तो क्या कमोडिटीज, अच्छा उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे, मतलब आप 12,000 प्लस 5% करोगे। तो क्या प्राइसेस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक स्पाइरल, जो प्राइस का स्पाइरल होता है वो बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियल ही वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स मैथ्स में करते थे, याद है या ऐसे ही पास हो गए? वैसे जीपीटी पे तो नहीं था, आई गेस 10th 11th 9th में होगा। एक्सपोनेंशियली प्राइसेस बढ़ना मतलब प्राइसेस कमोडिटीज की इंक्रीज होना। समझ में आ रहा है? अच्छा, जीएसटी लगने से कैसे प्राइसेस बढ़ेगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ वापस, आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आगे कैसे चलेंगे? ये लोग ही बताएंगे, आप लोग नहीं बताओगे। मैंने आपको माल बेचा, आपसे जीएसटी लिया, आपने इनको माल बेचा, तो आप इनसे जीएसटी लोगे, रिकवर करोगे या नहीं करोगे? बर्डन शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा, हो भी रहा है। प्लस आप इनको माल बेचोगे तो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के बेचोगे या ऐसे ही बेच दोगे? जोड़ के बेचोगे, तो प्राइसेस तो बढ़ रही है कमोडिटीज की। समझ में आ रहा है? हाँ, टैक्स भी बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा कोई सिचुएशन बहुत रेयर होती है जहां पे कि एक ट्रांजैक्शन चेन में डायरेक्टली माल होलसेलर से एंड कंज्यूमर पे जा रहा है, बहुत रेयर होती है। होलसेल बीच में ये आएंगे जो स्टॉपेज है जिनको बोलते हैं, होलसेलर्स से रिटेलर्स, रिटेलर्स से एंड कंज्यूमर ही आएगा, क्योंकि ऐसे ही तो मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन भी बढ़ता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है अपन ने। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, वाइडर टैक्स बेस। वाइडर टैक्स बेस यानी हाँ, सभी कंज्यूमर को पेमेंट करना है टैक्स का। अच्छा, चाहे आप लोग क्या इनकम टैक्स पे करते हो? नहीं करते हो, पर जीएसटी तो पे करते हो। तो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जीएसटी लगना है, हर इंसान को पेमेंट करना है। अच्छा, करना ही है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सेल एकेडमी से आप सर्विसेज ले रहे हो, एक्सेल एकेडमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो हम लोग जीएसटी तो कलेक्ट करेंगे, नहीं तो भाई गवर्नमेंट हमको मारेगी। समझ में आया? क्या 6 पॉइंट्स क्या पढ़े फीचर्स के? फर्स्ट इज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और क्या पढ़ा? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, और बर्डन शिफ्ट हो जाता है, और मुक्का नहीं पड़ता। ऐसे याद रख लो, मुक्का नहीं पड़ता। पास में लिखोगे ना मुक्का नहीं पड़ता तो वो याद रहेगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना इजी है, डायरेक्ट पंच नहीं पड़ता। समझ में आया? और इन्फ्लेशनरी है नेचर में, और टैक्स बेस वाइड है। नेक्स्ट, प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस सोशल वेलफेयर भी प्रमोट करता है। वो कैसे, आप समझाओगे? पर करता है, टैक्स हाई कर दो। पहले से घर से पढ़ के आए थे आप? अच्छा, कैसे प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर? कुछ तो बोलो, ऐसे नींद में हो, मैंने तो सुबह आते ही बोल दिया इतने खिले हुए लग रहे हो, अब क्या हुआ? कुछ जो मेरे को पता है नहीं आएगा समझ में अभी इतना, मैं पढ़ा भी रही हूँ तो भी कोई मतलब नहीं है, पर थोड़ा तो जो मन में बोल दो। हाँ, जैसे कि तंबाकू, पता है क्या होता है? सुना तो होगा ही, लिया नहीं लिया वो मेरे को नहीं पता, सुना तो होगा उस पे। अच्छा, मैंने कल क्या बोला था, दारू पे जीएसटी है या नहीं है? फर्स्ट क्लास में बोला था शायद, दारू पे नहीं है, ऑल्दो हार्मफुल है, पर जीएसटी नहीं है, तो बात ही नहीं करें अपन इस बारे में। तो तंबाकू पे जीएसटी है मान लो, पर वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है या नहीं है? नहीं है, हेल्थ के लिए हार्मफुल। हेल्थ है या नहीं है? है। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपके लिए हार्मफुल है या नहीं, मैं पूछ रही हूँ सबके लिए हार्मफुल है या नहीं। ऐसे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, उस पे गवर्नमेंट मान लो जीएसटी 20% कर देती है, क्या कोई लेगा क्या? वैसे लेने वाले लेंगे,
कोविड में देखा नहीं था, दारू की दुकानों पे लाइनें लगी हुई थी, याद है? लेने वाले तो तब भी ले रहे थे। मेडिसिन की शॉप पे कुछ नहीं था और दारू की दुकानों पे लाइनें थी। लेने वाले तो लेंगे, पर गवर्नमेंट का ये परसेप्शन है कि अगर हम जो हार्मफुल, अच्छा सिन का मतलब क्या होता है? पाप। तो पापी गुड्स यानी हार्मफुल कमोडिटीज पे जीएसटी रेट हाई कर देंगे तो उससे उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा। पर गवर्नमेंट को नहीं पता हिंदुस्तान है, ब्लैक में मिलता है यहाँ पे। अच्छा उसके अलावा एक और चीज बताती हूँ, अभी बजट में सिगरेट पे ड्यूटी 60, उनको सब पता है, सिगरेट पे ड्यूटी 16% बढ़ गई। तो गवर्नमेंट को क्या लगा इससे क्या होगा? सिगरेट कम हो जाएगी, पर बीड़ी है, लोग बीड़ी पीते हैं। समझ में आ रहा है? पर गवर्नमेंट का ये एम है कि इन हार्मफुल कमोडिटीज का कंजम्पशन कम करना। अच्छा कम करेंगे कैसे? टैक्स बढ़ा दो, सोशल वेलफेयर हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट, रेग्रेसिव इन नेचर, ये तो सबको ही पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इज रेग्रेसिव एंड नॉट प्रोग्रेसिव। क्या 8 फीचर्स एक बार बता दो ताकि मेरे को लगे कि हाँ थोड़ा फिट हुआ दिमाग में। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है और बर्डन शिफ्ट हो जाता है और डायरेक्ट पंच नहीं आता है टैक्स का और इन्फ्लेशनरी है, वाइडर टैक्स बेस है। अच्छा वाइडर टैक्स बेस और 50% रेवेन्यू का सोर्स है, वैसे याद रख लो साथ में। और सोशल वेलफेयर प्रमोट करता है रेग्रेसिव है नेचर में। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट आगे चले, प्रॉब्लम्स ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। अब पढ़ते हैं। अच्छा अपन ने डीटी क्या है, आईडीटी क्या है ये पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया इनडायरेक्ट टैक्सेस के। अब कास्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। मतलब ऐसा क्या हुआ जिससे कि जीएसटी को लाने की जरूरत पड़ी? मतलब क्या? अच्छा इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले नहीं थे, जीएसटी आने से पहले थे? कौन से थे? वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज। क्या उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं आ रहा था? क्या आ रहा था। तो क्या जरूरत पड़ी जीएसटी लाने की और हमारी माताफोड़ी और बढ़ाने की? स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। कैसे? गुजरात के अंदर एसी माल पे वैट 18% है और अपने यहाँ पे 7% है फॉर एन एग्जाम्पल। और मेजर रीजन पता है क्या था? सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो अभी जीएसटी में कम है क्या? अभी आप धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आएगा। मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि कल का वेट कर रही हूँ। कल 3 दिन डेमो की खत्म हो जाएंगे ना। आप बोल रहे हो ना, बाकी सबको ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है? एक स्टेट में उसी पे टैक्स लगा तो दूसरे स्टेट में माल जाएगा तो उस पर और टैक्स लगेगा, ये कैसे होगा? मतलब कैसे होगा? एग्जाम्पल दो मेरे को। तो उसको आगे बेचोगे जब लगेगा ना, वो तो इसमें भी लगेगा। समझे? नहीं वो तो इसमें भी लगेगा। तो आपने मेरे से यहाँ से माल खरीदा, यहाँ से माल जाके गुजरात में आगे बेचा तो तब भी तो जीएसटी लोगे या नहीं? तो फिर 2 बार लग रहा है ये तो। मतलब अभी तो दोनों में पॉइंट सेम है। सबसे मेन रीजन कंज्यूमर बर्डन जीएसटी में भी है, पहले भी था। मतलब ऐसा क्या हुआ कि जो पहले नहीं था और अब है, इसलिए तो जीएसटी लाए होंगे। सबसे मेन रीजन था प्रॉब्लम ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। एक तो ये और एक और आगे पढ़ेंगे। 2 मेन रीजन थे। कास्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स। अब ये क्या होता है? मतलब टैक्स लग गया फिर वापस टैक्स लगता। सेंट्रल का क्या? पहले स्टेट टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, वो भी सेंटर के पास जाता था। अच्छा ये समझने से पहले ये बता देती हूँ कि भाई अपने जीएसटी में सिर्फ जीएसटी नहीं लगता। मतलब जीएसटी में और भी पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स है? जीएसटी 2 तरीके का होता है, सीजीएसटी और
SGST, और एक होता है IGST। ये पता है सबको? CGST SGST आप लोग ज्यादा देखते होंगे शायद, और IGST कम। ये क्यों, ये भी आगे समझेंगे। अभी समझ में आया, 2-3 टाइप का होता है, CSIS है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आई जिससे GST आया, यानी टैक्स होने लग गया, इसीलिए GST को लाना पड़ा। समझना, होलसेलर है, इसने आगे माल रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को बेचा। फॉर एन एग्जाम्पल, होलसेलर ने माल बेचा 5 लाख का रिटेलर को। इसमें एक और डाल देते हैं चेन में, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा 5 लाख का, होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा 8 लाख का। थोड़ी राइटिंग समझ लेना। रिटेलर ने आगे एंड कंज्यूमर को बेचा 10 लाख का। वाजिब है? मान लो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, उस पर GST लगाया, फॉर एन एग्जाम्पल 5%, समझ ले। 5 लाख में 5% कितना होगा? कितना? टोटल कितने में लिया? 5,25,000। होलसेलर ने आगे रिटेलर को 8 लाख में बेचा, GST लगाया 5%, कितना हुआ? रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को बेचा 5%, GST लगाया, कितना हुआ? कोई डाउट इसमें? अच्छा, इससे क्या दिख नहीं रहा कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। कैसे? 8 लाख में माल जा रहा है, 10 लाख में जा रहा है, ओरिजिनल वैल्यू थी 5 लाख, बिका 10 लाख, सीधा इन्फ्लेशन हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, इससे इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है अपने इकोनॉमी में, समझ में आ रहा है? फिर भी लगाना जरूरी था, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। चीजों को अपन पढ़ते हैं ना, तो एक बार एक दूसरे से लिंक करना, जब तक लिंक नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। और कानून तो ऐसे ही समझ में आता है। समझ में आया? थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आगे की पूरी रामकथा बताती हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस ऑन परचेज, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन और सप्लाई। इतने सारे वर्ड्स है, गवर्नमेंट ने सारे वर्ड्स लिख दिए। क्यों? कोई भी रास्ता नहीं बचे, क्या हम बोलते हैं ना, गली नहीं बचे कानून में, तो कोई भी रास्ता नहीं बचे। क्या क्या है? परचेज, कहीं से परचेज करके आए, GST पे करोगे। सेल यानी किसी को आगे बेचा तो GST कलेक्ट करोगे। इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्या लगता है? कस्टम्स ड्यूटी। इंपोर्ट किया, कस्टम्स पे करो। एक्सपोर्ट किया, कस्टम्स पे करो। कंजम्पशन यानी एंड कंज्यूमर को बेचा, GST लगेगा। सप्लाई, टैक्सेबल इवेंट, GST में क्या है? सप्लाई, तो सप्लाई पे भी GST लगेगा। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस ऑन ऑल दीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इफ अच्छा, कभी भी सिंगुलर और प्लूरल हो, अपन हमेशा गुड्स बोलते हैं, इट्स नेवर गुड। समझ में आया? जैसे अपन बोलते हैं हेयर, इट्स नेवर हेयर्स, इट्स ऑलवेज हेयर। पीपल्स नहीं होता है, पीपल होता है। So if a goods or services is directly supplied by a supplier to an ultimate consumer, there would be a single transaction in the transaction chain। मतलब क्या? पढ़ के समझा दो। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली एंड कंज्यूमर पे आया, मतलब मान लो मारुति वाला मैन्युफैक्चरर है, डायरेक्टली आपको माल बेचता है, तो क्या इस बीच में कोई और मीडिएटर आ रहा है, होलसेलर, रिटेलर आ रहा है? नहीं, तो ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन चेन है जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन है, यही हो रहा है। पर अगर मान लो मारुति वाला मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर एंड कंज्यूमर को, तो अच्छा, अगर मारुति वाला मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बेच रहा है, तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? तीनों नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ मारुति मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर को बेच रहा है, एक ट्रांजैक्शन चेन है।
मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा, मतलब सप्लायर कौन है इसमें? मारुति मैन्युफैक्चरर। वो टैक्स कलेक्ट करेगा और कंज्यूमर को डायरेक्टली, कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। पर अगर केस ऐसा होता है जिसमें मीडिएटर्स भी आ रहे हैं, तो उस केस में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, नहीं होते? ट्रांजैक्शन चेन में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। पहले माल होलसेलर को बेच रहा है, फिर रिटेलर को बेच रहा है, फिर कंज्यूमर को बेच रहा है। अच्छा, ये जो अपन ने चेन पढ़ी, इसमें कितने ट्रांजैक्शंस हैं? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं? 3 ट्रांजैक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ में आया? पर अगर डायरेक्टली माल जाता तो एक ही ट्रांजैक्शन होता। पर अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुए तो ओरिजिनल सप्लायर से एंड कंज्यूमर तक, तो गुड्स एंड सर्विसेज पास थ्रू हैंड्स ऑफ सेवरल सप्लायर्स बिफोर दे आर एक्चुअली कंज्यूम बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब मतलब क्या? अगर माल मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर तक जा रहा है तो वो सेवरल ट्रांजैक्शन चेन से पास होगा। उस केस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि टैक्स शुड बी ऑन ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस सेल वैल्यू इन एवरी सप्लाई और ऑन वैल्यू एडिशन इन एवरी सप्लाई। मतलब क्या? इस ट्रांजैक्शन चेन में सेवरल ट्रांजैक्शंस है या नहीं है? है। अगर माल, समझना, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर को जाता, 10 लाख का माल जाता, यही होता, उस पे जीएसटी कितना लगता? 5% के हिसाब से 50,000। गवर्नमेंट को कितना जाता? 10.5 लाख। यही होता। गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा कितना जा रहा है? 50,000। कोई डाउट नहीं है इसमें। पर अगर माल मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे जा रहा है तो जीएसटी कितना जा रहा है? 25,000 प्लस होलसेलर से रिटेलर को जा रहा है तो जीएसटी कितना जा रहा है? 40,000 प्लस रिटेलर से कंज्यूमर पे जा रहा है तो जीएसटी कितना जा रहा है? 50,000। गवर्नमेंट को टोटल पैसा कितना जा रहा है? कितना? 1,15,000। तो इस हिसाब से तो डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर से ही परचेज करो। समझ में आया? अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करते तो गवर्नमेंट के पास कितना जा रहा है? 50,000। पर अगर इतने सारे ट्रांजैक्शन चेन से जा रहा है माल तो गवर्नमेंट के पास जीएसटी का पैसा कितना आ रहा है? 1,15,000। गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ट्रांजैक्शन चेन से लो। अपन बोलेंगे नहीं, हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेंगे। डाउट समझ में आया? कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है? आगे चलूं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अच्छा, ऐसे होता तो अपन धरने पे नहीं आ जाते। पैसा किससे जा रहा है? अपनी पॉकेट से ही तो जा रहा है। अल्टीमेट तो अपन ही बेयर कर रहे हैं टैक्स। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या करो? इनसे टैक्स वैल्यू एडिशन पे लो। मेरे को लगता है आज की क्लास बंद नहीं करनी पड़े। कितने खुश हो रहे हो ना तुम लोग। अच्छा, समझना, मैन्युफैक्चरर के लिए क्या ये आउटपुट टैक्स है या नहीं है? 25,000 है तो कैसे? सेल्स के ऊपर टैक्स लिया। सेल कितने की करी? 5 लाख की। उस पर जीएसटी कितना लिया? 5% से 25,000। मैन्युफैक्चरर के लिए आउटपुट टैक्स है 25,000। तो गवर्नमेंट को कितना जाएगा? अच्छा, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन चेन है तो क्या इसके पास, इसने कहीं से माल परचेज किया? नहीं किया। तो क्या इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या? अपन ने क्या समझा? गवर्नमेंट को पैसा जाता है, आउटपुट माइनस इनपुट, नेट जाता है। मैन्युफैक्चरर के पास कहीं से इनपुट है क्या? कहीं से परचेज नहीं किया, खुद ही ने तभी तो मैन्युफैक्चरर है, खुद ही ने तो बनाया माल, कहीं से परचेज नहीं किया होगा। तो आउटपुट टैक्स पूरा के पूरा गवर्नमेंट को कैसे जाएगा? आउटपुट कितना है? 25 माइनस इनपुट कितना है उसका? 0 नील। तो गवर्नमेंट को कितना पैसा गया?
25,000 प्लस मैन्युफैक्चरर का आउटपुट कितना है, सॉरी होलसेलर का आउटपुट कितना है, 40,000। कैसा आया 40,000? होलसेलर ने रिटेलर को बेचा होगा 8 लाख पे 5% कितना हुआ 40,000। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर का आउटपुट कितना है 40,000 माइनस होलसेलर ने आगे परचेज किया था माल मैन्युफैक्चरर से, उसको जीएसटी कितना पे करके आया 25,000। तो नेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा 15,000। अब समझना यहाँ पे तो था 25,000 प्लस कितना आया 15,000 आया, 15,000 आया भी अपनी कैलकुलेशन से, प्लस रिटेलर का आउटपुट टैक्स कितना था, कंज्यूमर को कितना उसने जीएसटी कलेक्ट किया 50,000 माइनस रिटेलर ने कहीं से परचेज किया था उसको कितना पे करके आया 40,000। तो उसको नेट गवर्नमेंट को कितना पे करना है 10,000। गवर्नमेंट को कैसा पैसा कितना जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 10 कितना होता है 50,000। और डायरेक्टली अगर होलसेलर से कंज्यूमर को जाता तो कितना जाता 50,000। कास्केडिंग इफेक्ट हटा या नहीं हटा? अगर जीएसटी नहीं होता तो टैक्स ऑन टैक्स लगता, मतलब गवर्नमेंट को कितना जाता पूरा 1,15,000 पहले वाले रिजीम में, रिजीम यानी जीएसटी आने से पहले 1,15,000 जाता। यही क्योंकि जीएसटी आ गया गवर्नमेंट ने क्या बोला आप मेरे को नेट पेमेंट करो, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कितना है इनपुट कितना बन रहा है नेट गवर्नमेंट को पे करो। तो नेट कितना जा रहा है अब अपने हिसाब से 50,000। अब समझ में आया? इसको मैथमेटिकली ऐसे भी समझ सकते हैं 5 लाख पे 15% कितना है 25,000 पहले वाले ट्रांजैक्शन में, प्लस 5 लाख से 8 लाख वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितने से 3 लाख से, 3 लाख पे 15% कितना होता है 3 लाख पे 5% कितना होता है 15,000। वैल्यू कितने से बढ़ी 3 लाख से, टैक्स भी उतने से बढ़ेगा तो 15,000 प्लस 8 लाख से 10 लाख कितनी वैल्यू बढ़ रही है 2 लाख, 2 लाख पे 5% 10,000, ऐसे भी गवर्नमेंट को 50 ही जा रहा है। समझ में आया? पर एग्जाम में कैसे करना है? ये जो वैल्यू एडिशन अपन अभी जो मैंने बताया वैल्यू इंक्रीज हो रही है कितनी, वो वैल्यू इसमें इंक्रीज हो रही है, पर एग्जाम में कैसे करना है आउटपुट माइनस इनपुट नेट गवर्नमेंट को पे करना है। मैथमेटिक्स दोनों की सेम है। अच्छा कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है, मैथमेटिक्स तो सेम है, पर क्योंकि लॉ में क्या लिखा हुआ है आउटपुट माइनस इनपुट, तो अपन को भी कैसे करना है आउटपुट माइनस इनपुट। अब समझ में आया? इससे क्या लग रहा है टैक्स ग्रॉस वैल्यू पे लग रहा है यानी 5 लाख 8 लाख 10 लाख इस पे लग रहा है या वैल्यू एडिशन पे लग रहा है? वैल्यू एडिशन पे लग रहा है। क्योंकि टैक्स वैल्यू एडिशन पे लग रहा है तो कास्केडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम खत्म हुई या नहीं हुई? कास्केडिंग इफेक्ट क्या हुआ टैक्स ऑन टैक्स यानी ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू क्या है 5 8 10 उस पे नहीं लग रहा है, वैल्यू एडिशन पे लग रहा है। अब समझ में आया? कोई डाउट? वापस समझाऊं? एग्जाम्पल्स करें कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल समझना, मारुति लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है कार्स का, इसने मिस्टर ए होलसेलर को माल बेचा। अच्छा ऊपर चेन बना सकते हैं, मारुति ने होलसेलर को बेचा जो कि मिस्टर ए है, होलसेलर ने आगे बी को बेचा जो कि रिटेलर है, और बी ने आगे सी को बेचा जो कि एंड कंज्यूमर है। मारुति ने ए को माल बेचा 100 रुपए का जिसपे जीएसटी लिया 18%, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 1,18,000, जीएसटी कितना है मतलब सॉरी उस पे 18 रुपया। समझ में आ रहा है? होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा यानी मिस्टर ए ने आगे मिस्टर बी को बेचा कितने में 500 में, उस पे जीएसटी कितना लगा रहा 18% से 90 रुपए। मिस्टर ए मारुति लिमिटेड पहले बताओ गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? कहां से आया 18? आउटपुट कितना है 18, इनपुट कितना है 0, तो टोटल 18 गवर्नमेंट को जाएगा। मिस्टर ए गवर्नमेंट को कितना पैसा देगा? आउटपुट कितना है 90 लेस इनपुट कितना है 18, गवर्नमेंट को कितना गया 72। मिस्टर बी ने आगे मिस्टर सी को बेचा यानी रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा 800 का माल 18% जीएसटी 100
144 होता है, हेलो आवाज आ रही है? 144 होता है आउटपुट टैक्स मिस्टर 144 इनपुट सॉरी आउटपुट टैक्स होता है मिस्टर बी का या मिस्टर सी का? मिस्टर बी का। मिस्टर बी ने उसका आउटपुट टैक्स है 144, लेस इनपुट क्रेडिट है क्या उसकी कोई? कितना पे करके आया वो? 90 रुपए। तो नेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा? 54। टोटल गवर्नमेंट को कितना जा रहा है? 144। यही अगर डायरेक्टली मारुति से सी को जाता तो 800 रुपए पे 18% जीएसटी कितना होता? 144। गवर्नमेंट को पैसा उतना ही जा रहा है जितना बनता है। समझ में आया? ये एग्जाम्पल है गुड्स का। नीचे जो एग्जाम्पल है वो सर्विसेज का है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, दोनों का एग्जाम्पल होगा। फिर अपन नीचे पढ़ेंगे गुड्स प्लस सर्विसेज का है। सर्विसेज का क्या एग्जाम्पल है? स्काई लिमिटेड एक ट्रैवल एजेंट है, इसने ट्रैवल की सर्विसेज मिस्टर एक्स को प्रोवाइड करी, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है। मिस्टर एक्स, अच्छा चेन कैसे बनती है? स्काई ने क्या प्रोवाइड करी? ट्रैवल की सर्विसेज मिस्टर एक्स को। एक्स ने ये मेंटेनेंस सर्विसेज, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है तो वही काम करेगा, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का काम करेगा। इसने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी वोडाफोन को, और वोडाफोन ने टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करी मिस्टर वाई को। वोडाफोन की सिम है आपके पास, मान लो। समझ में आ रहा है? स्काई लिमिटेड कोई ट्रैवल एजेंट है, उसने सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट को कोई सर्विसेज दी, सॉफ्टवेयर ने वोडाफोन को और वोडाफोन ने आप लोगों को। ऐसे समझ में आया? स्काई वाले ने मिस्टर एक्स से 100 रुपये का सर्विसेज का पैसा लिया, मतलब 100 रुपये की सर्विसेज दी, उस पर 18% जीएसटी कितना होता है? 18 रुपये। मिस्टर, अच्छा ये गवर्नमेंट को पूरा 18 रुपये पे कर देगा, क्योंकि उसका आउटपुट इतना है, इनपुट 0। मिस्टर एक्स ने आगे वोडाफोन वाले को सर्विसेज दी है, कितने में? 500 रुपये। 500 रुपये पे जीएसटी कितना बनेगा? 18% के हिसाब से 90 रुपये। क्या मिस्टर एक्स पूरा 90 रुपये गवर्नमेंट को देगा? नहीं तो कितना देगा? 90, मतलब उसका आउटपुट कितना है? 90 माइनस इनपुट कितना है? 18। नेट गवर्नमेंट को कितना देगा? 72। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर वोडाफोन मिस्टर वाई को आगे माल बेच सर्विसेज आगे दे रहा है। 800 रुपए की 18% जीएसटी कितना होता है? 144। क्या वोडाफोन पूरा 144 गवर्नमेंट को देगा? नहीं। कितना देगा? आउटपुट कितना है? 144 लेस वो वोडाफोन वाला मिस्टर एक्स को कितना पे करके आया? इनपुट कितनी है उसकी? 90। तो नेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा? 54। गवर्नमेंट को टोटल तो 144 ही जा रहा है, पर रूट अलग है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? क्यों 8 लाख लगाएगा? सब अपना अपना प्रॉफिट जोड़ के लगा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ अगर डायरेक्टली होलसेलर से मेरा पॉइंट ये कि अगर डायरेक्टली होलसेलर से कंज्यूमर माल जाता तो उस पे 10 लाख पे 5% जीएसटी 50,000 बनता। यही अगर माल सेवरल हैंड्स के थ्रू पास होके जा रहा है तो अपन के हिसाब से 1.15 जीएसटी बन रहा था। तो क्या आप गवर्नमेंट को 1.15 दोगे या सीधा होलसेलर से मारुति से परचेज करके 50,000 ही दोगे? तो फिर उस हिसाब से ट्रांजैक्शन चेन में नंबर ऑफ पीपल भी कम हो जाते ना, फिर डायरेक्टली रिटेलर नहीं होके यहाँ पे कंज्यूमर आ जाता। समझ में आया? तो हाँ क्यों बोला? अच्छा समझना, अगर डायरेक्टली ये 8 लाख में बेचता तो मान लो नंबर ऑफ पीपल जो है रिटेलर हट जाता, डायरेक्टली होलसेलर से कंज्यूमर माल चला जाता। पॉइंट ऑफ व्यू ये है समझाने का कि अगर आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हो तो मान लो 10 लाख पे 5% जीएसटी 50,000 पे करते हो, पर यही आप होलसेलर रिटेलर से परचेस करोगे तो जीएसटी बढ़ते बढ़ते 1.15 हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी नेचर है। तो आप गवर्नमेंट को क्या 1.15 दोगे, क्योंकि अल्टीमेट बर्डन तो आप पे शिफ्ट हो रहा है।
समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट बोलती है भाई इस कीड़े को हटाना पड़ेगा चेन से। कैसे हटाना? वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाना और ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स नहीं लगाना। यही अगर ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स लगता तो जीएसटी कितना जाता? 1.15 जाता। समझ में आया? यही अगर वैल्यू एडिशन पे लग रहा है तो नेट टू नेट 50,000 ही जीएसटी जा रहा है। अब वो वैल्यू एडिशन समझाने के मैंने 2 तरीके बताए कि या तो 5 से 8, 8 से 10 वैसे वैल्यू बढ़ रही है, या फिर आउटपुट माइनस इनपुट हो रहा है। पर क्योंकि लॉ में आउटपुट माइनस इनपुट लिखा हुआ है तो मैं वैसे समझा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में वही करना है। क्लियर हुआ? अब एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं जिसमें गुड्स भी है और सर्विसेज भी है। ये समझना एक ट्रांजैक्शन क्या है। मिस्टर एक्स एक आयरन सप्लायर है, उसने आयरन सप्लाई करी मिस्टर ए को, यही हो रहा है। मिस्टर वाई एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उसने अपनी लेबर की सप्लाई सर्विसेज करी मिस्टर ए को, मतलब यहां से आगे ऐसे जा रहा है ट्रांजैक्शन। मिस्टर एक्स ने आयरन दिया ए को और यही हो रहा है, और मिस्टर वाई ने लेबर की सर्विसेज दी मिस्टर ए को, यही हो रहा है। ट्रांजैक्शन ऐसे चल रहा है या नहीं चल रहा है? आप लोग बताओगे। यहां भी वाई आएगा? वाई से ए की तरफ जाए और एक्स से भी ए की तरफ आएगा, ऐसे ही हो रहा है। मैं इसको ऐसे समझा दूं, क्योंकि ऐसे समझा दूं। फिर मिस्टर ए एक मिस्टर ए ने क्यों सर्विसेज ली? आयरन की भी ले ली और लेबर की भी ले ली, क्योंकि वो कूलर बनाता है, तो कूलर के लिए तो बंदा भी तो चाहिए बनाने के लिए और आयरन भी चाहिए, तो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों हो रही है। मिस्टर ए एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर है, इसने मिस्टर बी को माल बेचा जो कि होलसेलर है, और इसने एंड कंज्यूमर को माल बेचा। इस केस में समझना मिस्टर एक्स मिस्टर ए को आयरन बेच रहा है, कितने की बेच रहा है? 80 रुपया की। उस पर जीएसटी कितना लग रहा है? 18% से। कितना गवर्नमेंट को पे हो रहा है? 80 पे 18%, 14.4। मिस्टर वाई मिस्टर ए को सर्विसेज दे रहा है लेबर की, 20 रुपीज चार्ज कर रहा है, 18% जीएसटी कितना होता है? 3.6। मिस्टर ए के पास टोटल कितना टैक्स बन रहा है? 14.4 प्लस 3.6, यही हो रहा है। मिस्टर उनको बोलना क्लास चल रही है अभी, और गेट बंद करना। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ए को माल दे रहे हैं, माल और सर्विसेज दे रहे हैं। क्या ये मिस्टर ए का इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है। मिस्टर एक्स का आउटपुट कैसे है? उसने मिस्टर ए को माल बेचा, वो उसका आउटपुट हुआ। मिस्टर वाई ने सर्विसेज दी, वो उसका आउटपुट हुआ, तो मिस्टर ए का तो इनपुट है। मिस्टर ए ने आगे कूलर बना के बी को बेचा होगा, कितने में बेचा? 500 रुपया, 18% जीएसटी इज 90। मिस्टर ए गवर्नमेंट को कैसे पे करेगा? आउटपुट कितना है? 90 लेस इनपुट कितना है? 14.4 लेस 3.6 भी इनपुट है। समझ में आया? गवर्नमेंट को नेट जाएगा 72। फिर मिस्टर बी मिस्टर सी को आगे माल बेचेगा 800 रुपया में, 18% जीएसटी 144। मिस्टर बी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 144 लेस मिस्टर ए को कितना पे करके आया? 90। गवर्नमेंट को नेट टू नेट कितना जा रहा है? 144 ही जा रहा है। मतलब टैक्स वैल्यू एडिशन पे लग रहा है और ग्रॉस वैल्यू पे नहीं लग रहा है। अब समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? बाकी कल करें। अच्छा, और कुछ भी डाउट आए ना समझ लेना, क्योंकि ये सब फ्रेमवर्क बना रहे हैं, आपका फाउंडेशन बना रहे हैं जीएसटी का। जीएसटी इज ऑल अबाउट आउटपुट टैक्स कितना है, लेस इनपुट टैक्स कितना है, नेट गवर्नमेंट को पे करना है। अब वो कैलकुलेशन आपको करनी है। कैसे? आउटपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट टैक्स निकालने के लिए टैक्स रेट पता होनी चाहिए कि भाई इस माल पे कितनी टैक्स लगेगी, वैल्यू कितनी है माल की, ये भी तो पता करनी पड़ेगी। जीएसटी रेट लगाओगे किस पे? वैल्यू पे ही लगाओगे। वो वैल्यू कैसे निकलेगी? वो सिलेबस में। समझ में आ रहा है? लेस इनपुट टैक्स। अच्छा, काफी बार ऐसा भी होता है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा कोई माल पे, मान लो एग्जेम्प्ट है, तो उसके लिए पता तो होना चाहिए एग्जेम्प्ट है या नहीं है।
समझ में आया? वो भी पढ़ना पड़ेगा। लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो आपने माल परचेज किया उस पर जीएसटी कितना पे करके आए, इनपुट टैक्स कितना है। इनपुट टैक्स कैसे निकालोगे, वो भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, वो अगले की वैल्यू है, उसका आउटपुट है, पर आपका तो इनपुट है, वो भी आप कैलकुलेट करोगे। नेट गवर्नमेंट को पे करोगे, वो कैलकुलेट करोगे, वो भी तो करना पड़ेगा। तो इट्स ऑल अबाउट आउटपुट माइनस इनपुट, नेट गवर्नमेंट को इतना पे करना है, उसके अलावा जीएसटी नहीं है। ठीक है, बाकी कल करें। थोड़े से ना जीएसटी अभी नया है तो आपको समझने में टाइम लगेगा, 1-2 क्लासेस होगी तो समझ में आएगा। जैसे मैंने ओरिएंटेशन में कहा था 80-20 रेशो है, 80% इज हार्ड वर्क इन सीए एंड 20% इज ओनली लक, उससे ज्यादा नहीं है। एक वो कहा, क्या शायरी भी है ऐसा कुछ, जयेश सर को देख देख के मैं भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गई, वो ऐसी कुछ है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिन कुछ किए ही जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ता हथौड़े पे चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े पे चोट, तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। सो इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स, राइट। बाकी कल करें।